I welcome you all to this class. Topic for discussion today is aggregate supply. We are going to discuss about the meaning of aggregate supply and then we will discuss it with the help of schedule and diagram. तो हम इस क्लास में आज एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या मीनिंग है और उसके बाद फिर उसको एक शेड्यूल और डायग्राम के माध्यम से भी इसको डिस्कस करेंगे. So next topic is aggregate supply. Aggregate supply is related to the supply of all final goods and services. It is not concerned with the single commodity supply, and it is the supply to be made by all the producers in the economy. Means it is not supplied by the single supplier or few suppliers, but it is the supply to be made or planned by all the producers in the economy. And here we are not talking about any particular market, rather we are talking about the entire economy, and this is also related with a given time period. तो एग्रीगेट सप्लाई जो है उसका मतलब है कि इसमें हम सभी तरह की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की बात करते हैं, और उस सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा प्लान किया गया है या उनके द्वारा उसको सप्लाई किया जाएगा, और वो भी एक गिवन टाइम पीरियड में. जनरली ये हम इसको एक फाइनेंशियल ईयर के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज फाइन, ओके, इट इज कंसर्न विद द all type of goods and services, that is all final goods and services, but this is in the physical form only. लेकिन जब हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि ये मनी वैल्यू है. दिस इज कंसर्न विद द monetary value of all final goods and services. So in nutshell, how can we define it? Aggregate supply को अगर हम डिफाइन करें तो it is the money value of all the final goods and services, that is concerned with only the final goods and services, that all the producers are ready, they are ready to supply in the economy and in a given time period. It is also concerned with the time period. So this is your aggregate supply. Next point to be understood is कि अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की मॉनेटरी वैल्यू की बात करें कि पूरे देश में इतनी एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब इतना जो प्लानिंग है प्रोड्यूसर्स के द्वारा उसको किया गया है सप्लाई करने के लिए, दिस इज द प्लान सप्लाई. यहाँ आपको ये समझना है कि ये प्लान सप्लाई है, ये एक्चुअल सप्लाई नहीं है. दिस इज द प्लान सप्लाई which is to be made by all the producers in the economy. अच्छा, अब अगर मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई को की जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसको अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाएगा तो उससे जो इनकम आएगी वो नेशनल इनकम होगी. हम इसको दूसरी तरह से यूं समझ सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको प्रोडक्शन जब हम करते हैं उसका, तो उसकी जो वैल्यू है अल्टीमेटली वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है. उसका जो कॉस्ट है, उसका जो वैल्यू है एक तरह से प्रोडक्शन का, दिस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. तो जब हम उसको नेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू लेते हैं सम टोटल, तो वही आपका एक तरह से क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है.
और इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अल्टीमेटली जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होता है वही आपका क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई जितना होगा इकोनॉमी के अंदर उतना ही हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इनकम को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये बात यहाँ समझने वाली है कि जो नेशनल इनकम है, जो हमारे पास पूरे देश में जो आमदनी है, जो इनकम आ रही है, उसको हम किस तरह से खर्च करते हैं। तो इनकम का एक बड़ा हिस्सा या कुछ हिस्सा हर कोई कंजम्पशन पर खर्च करता है, क्योंकि सभी को सरवाइव करना होता है, सभी को अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है। तो कंजम्पशन उसका एक अहम हिस्सा है। तो कंजम्पशन पर जो है काफी सारा पैसा लोग खर्च करते हैं। मतलब नेशनल इनकम का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर चला जाता है, और बाकी जो पैसा बचता है उसको लोग क्या करते हैं, उसकी सेविंग्स करते हैं। तो इनकम को हम दो हिस्सों में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज योर consumption expenditure and other is the savings. So national income Y can be written as Y is equal to consumption plus savings. So in this way we can say income, that is Y, is equal to C plus S. So next topic is aggregate supply schedule. So let us understand about it. यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है, इसमें जो अमाउंट लिया गया है ये लिया गया है करोड्स ऑफ रुपीस में। मतलब यहाँ यूनिट जो है वो करोड्स है। ये जितना भी आपको इनकम दिखाई दे रही है या कंजम्पशन अमाउंट दिए हैं या सेविंग अमाउंट दिया है, ये सब करोड्स रुपीस में है। मतलब यूनिट इसकी करोड्स है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको इनकम गिवन है। पहले इनकम जो है वो आपका 0 है, और फिर 50 है। इस तरह से इनकम लगातार बढ़ रही है। 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है। तो इनकम जो है लगातार बढ़ रही है यहाँ पे। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिनिमम कंजम्पशन जो है वो 20 है, क्योंकि जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इनकम 0 है। जब इनकम 0 है उस समय भी आपका जो कंजम्पशन है वो 20 है। मतलब ये इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि जब इनकम नहीं है तब भी इंसान को जीवित रहना है, लोगों को जीवित रहना है। उनको जीवित रहने के लिए मिनिमम एक एक्सपेंडिचर जो है वो उसको करना होता है ताकि वो सरवाइव करें, और उसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे टॉपिक में। अब उसके बाद जैसे कंजम्पशन है तो वो नेक्स्ट आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे इनकम जो है बढ़कर 50 हुई तो यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो 60 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो इनकम कम है अभी भी, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उससे ज़्यादा है और अभी लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 100 हो गया है, आगे फिर 140 हो गया है, फिर 180 हो गया है, 120 हो गया है, और उसके बाद 260 है। तो लगातार जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, और ये तब बढ़ रहा है जब इनकम बढ़ रही है। मतलब इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब इनकम 0 है उस समय भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को सरवाइव करने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए अपनी लाइफ को, उनको एक मिनिमम एक्सपेंडिचर करना होता है जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें सेविंग में, मतलब उसको हम लोग कैलकुलेट करें, तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर सेविंग को निकालना है तो सेविंग कैसे निकलेगी। वो इनकम में से हम कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ सेविंग जो है 0 माइनस 20 करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर सेविंग आपकी -20 है। नेक्स्ट में 50 में से आप 60 लेस करेंगे तो क्या आ गया, -10 आ गया। तो सेविंग आपकी यहाँ पर नेगेटिव सेविंग्स हैं। ये एक तरह से आपकी सेविंग्स जो है वो माइनस में है, नेगेटिव है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इनकम जो है वो आपका 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, लेकिन सेविंग कितना है यहाँ पे, सेविंग इज हाउ मच, इट इज 0। यहाँ पर सेविंग 0 है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इनकम जैसे बढ़ रही है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, इनकम लगातार बढ़ रही है,
तो यहाँ पर जो है जो आपका सेविंग है वो बढ़ रही है, ये 10 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया, देन इट इज़ 30, देन इट इज़ 40। इस तरह से आपका ये जो सेविंग्स हैं ये भी बढ़ती जा रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे आप जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि कंजम्पशन और सेविंग को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आपका एग्रीगेट सप्लाई बनता है, क्योंकि नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जो वाई होता है पूरी इकोनॉमी का, जो पूरी इकोनॉमी की इनकम है, इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, सी प्लस एस। तो यहाँ पर हम दोनों को इसमें प्लस करेंगे तो नेचुरली है द वैल्यू वुड बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जो है इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का वैल्यू क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो जैसे आप यहाँ इनको प्लस करेंगे, 20 प्लस माइनस 20 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से 60 माइनस 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 100 प्लस 0 इज 100, देन 140 प्लस 10 इज 150। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है उनकी जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि इनकम जो है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। अब ये समझते हैं कि जो नेगेटिव सेविंग्स कहाँ है और नो सेविंग्स या पॉजिटिव सेविंग्स कहाँ है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब आपकी इनकम जो है वो 0 से बढ़कर 50 हुई, उस समय भी कंजम्पशन जो है वो 20 से 60 हो गया। मतलब इस लेवल तक जो है आपकी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव सेविंग्स है। नेगेटिव सेविंग्स का सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आपका है वो आपकी इनकम से ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड जब आपकी इनकम 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, उस समय आपकी सेविंग जो है वो 0 है, देयर इज नो सेविंग। एंड आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। जैसे आप देख रहे हैं कि इनकम जो है वो 150 से लगातार बढ़ रहा है और 300 तक चला गया। उसी सिचुएशन में आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था और सेविंग भी बढ़ रही थी। तो ये लगातार यहाँ सेविंग जो है वो पॉजिटिव सेविंग है, मतलब 150 के बाद लगातार जो सेविंग्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, एंड मोर ओवर इट इज पॉजिटिव आल्सो। यहाँ पर जो भी सेविंग है, चाहे जितना भी अमाउंट है, छोटा है बड़ा है, बट इट इज पॉजिटिव। सो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में आपको जो बातें याद रखनी है, पहले आप इनकम लिखेंगे, उसके बाद आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इनकम में से आप कंजम्पशन को लेस करेंगे तो नेचुरली ये सेविंग आ जाएगी, और अगर आप सेविंग और कंजम्पशन को प्लस करेंगे दिस वुड बिकम एग्रीगेट सप्लाई। और इसमें भी जो सेविंग्स हैं उसको भी आप तीन तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कि नेगेटिव सेविंग्स का मतलब है जब सेविंग माइनस में है, और वो सेविंग माइनस में तब तक रहेंगी जब तक कि आपका इनकम कम है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। सो तब तक जो सेविंग्स है वो नेगेटिव सेविंग रहेगी, या इसको हम डिस सेविंग भी बोलते हैं। और नेक्स्ट इज कि जब आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गया देन देयर इज नो सेविंग। एंड लास्ट पॉइंट जो आपका है, दिस इज अबाउट द पॉजिटिव सेविंग। और पॉजिटिव सेविंग का मतलब क्या है, कि जब आपका इनकम जो है वो दिस इज ग्रेटर देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो नाउ एट दिस पॉइंट you have the positive savings with you. Let us discuss about aggregate supply curve. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ स्लाइड पे आपको एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व दिखाई दे रहा है। सो लेट अस डिस्कस दिस। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो है यहाँ पे इनकम या आउटपुट को शो किया गया है, और वाई एक्सिस पर जो है वो आपका एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे दिखाया गया है। और जैसे जो आपका y इज इक्वल टू ए एस है, ये सप्लाई कर्व आपका है, क्योंकि जितना एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी के अंदर है उसको जब हम सेल आउट करते हैं तो वो इनकम का रूप ले लेता है। तो इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और अगर हम इस कर्व के हिसाब से देखते हैं तो जैसे जब आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है, जैसे ये एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से जो इनकम लेवल है वो भी बढ़ जाता है। सो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इसका जो स्लोप होता है ये पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। और यहाँ पे जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो क्या है कि y इज इक्वल टू ए एस। ये जो y ए एस के बराबर है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इट शोज दैट प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। कि प्रोड्यूसर जो है हर उस चीज़ को जिसको प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचने के लिए तैयार हैं। मतलब जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको सेल के लिए वो प्रेजेंट करेंगे या उसको सेल करेंगे।
एंड नेक्स्ट इज कि एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि इसको जितना चाहे आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई जब परफेक्टली इलास्टिक हो तो उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि अभी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन नहीं हुआ है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई जब परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि इस केस में तो परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि ये मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, ये कहीं पर भी एक जगह पर कांस्टेंट नहीं हो रही है। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो जाता है तो उस समय आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, और वहाँ पर आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फिर परफेक्टली इनइलास्टिक बन जाता है। बट यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो ये परफेक्टली इलास्टिक है इस डायग्राम के हिसाब से, और ये भी शो कर रहा है कि जितना भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेंगे वो सारा का सारा सेल कर देंगे। So, if you find it meaningful and helpful, so please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.